तू किधर? मैं इंटरव्यू। नहीं 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 देख प्रवीण, तू सीधा इंटरव्यू के लिए जा। कंपनी एम्प्लॉयज का मैच है, एम्प्लॉयज ही खेलेंगे ना। नहीं हो सकता है प्रवीण, मतलब इतना तो कर ही सकता है ना तू। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा मस्ती, जहां बॉलीवुड की असली कहानी होती है स्क्रीन के पीछे। और हमारा आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो मुंबई सपना लेकर आए हैं, एक्टर बनने का, स्क्रीन पर चमकने का। तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो बनना चाहते थे एक्टर, पर वो कास्टिंग के वर्ल्ड में आज बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। एक्टिंग के ऑडिशन से लेकर कास्टिंग रूम के डिस्कशंस तक ही हैज सीन इट ऑल। सो प्लीज वेलकम कास्टिंग डायरेक्टर अंकुर डबास। अंकुर, वेलकम टू आवर शो लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू थैंक यू। सो अंकुर, मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते थे तो उसकी जगह ये कास्टिंग में कैसे आ गई, वो स्विच कैसे मारा? सर बेसिकली मैं 2014 में आया था मुंबई, एंड उससे पहले मैं शूट कर चुका था एक फिल्म के लिए, मिस टनकपुर हाजिर हो, और उनके डायरेक्टर थे विनोद कापरी। तो वो करने के बाद मैंने सोचा कि चलो लेट्स मूव टू बॉम्बे, बट बॉम्बे वाज वेरी न्यू टू मी। आई वाज सो नाइव बिकॉज आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। तो वहाँ के लोगों के लिए ये एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, ये बहुत ही डिफरेंट दिन। एंड मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उस फैमिली में भी ये सब सारी चीजें जो है वो वैसी नहीं मानी जाती जो एक लाइक इंजीनियर या फिर एमबीए वाली जॉब होती है। तो वहाँ बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद ऑडिशंस के लिए जब मैं जाता था प्रोडक्शन हाउस, तो वहाँ पे मुझे सबसे क्लोजेस्ट जो जॉब लगती थी वो लगती थी कास्टिंग। तो उस टाइम पे तो यही था कि यार मैं मतलब चलो कास्टिंग स्टार्ट करता हूँ और हो सकता है मुझे यहाँ से रोल मिल जाए। बट ये मतलब मैं ये नहीं मानता कि ये 100% और हर किसी लोगों के लिए सही होता होगा। ऐसा होता है, और वो तभी होता है जब आप उस रोल में सही तरीके से फिट हो रहे होगे और आप उस लेवल के एक्टर भी हो चुके होंगे, तभी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। सो मेरा पॉइंट यही था, बट उस टाइम पे मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम टीवी in 2014 from Four Lions production house, and my boss was Vishal Gupta. He is still there as a casting director. वहाँ से टीवी छोड़ने के बाद फिर सोचा कि नहीं, सिनेमा ही था, सिनेमा को भी काम करना है, सिनेमा के लिए काम करना है हमेशा के लिए। तो फिर ऐसे स्विच किया, बट कास्टिंग वाज माय ब्रेड एंड बटर। और जो मैं बहुत कम पैसा मिलता है कास्टिंग में, बट स्टिल उस टाइम पे स्टार्ट एज अ स्टार्ट वो काफी था। तो ऐसे स्टार्ट किया बिकॉज आई डिडंट हैव नथिंग इंस्टेड ऑफ कास्टिंग। ओके, तो क्या आजकल ये बहुत कॉमन है एक्टर्स टर्निंग इनटू कास्टिंग डायरेक्टर्स? मुझे लगता है कि कॉमन तो है, कॉमन है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप गाइड करते हो जब एक्टर को, तो आपको वो सेंस ऑलरेडी डेवलप हो जाता है आपका। क्यूज देना जो होता है वो उसकी वजह से आप खुद भी वो इमोशन जी रहे होते हो, खुद भी वो कैरेक्टर जी रहे होते हो। तो इनिशियली मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप यू बिकेम एन एक्टर। तो ये बहुत कॉमन है उन लोगों के लिए जिनको एक्टर बनना है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं बनना है एक्टर, वो भी कास्टिंग करते हैं। तो या कॉमन है। मतलब ऑब्जर्वेशन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो डे टू डे आप ऑडिशंस लेते हैं। करेक्ट, ऑब्जर्वेशन से मिलता है, आप सीन की प्रैक्टिस करते हो, आप क्यूज देते हो, आपका भी एक माइंडसेट चेंज होता है। तो जो कि मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर अगर आप सिर्फ ऑडिशन देने जा रहे हो उससे नहीं होगा। आप डायरेक्टर से मिलते हो, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से फिर आप ऑडिशन कराना शुरू करते हो। तो इट्स लाइक कि यू आर लर्निंग एवरी डे। बेसिकली आप इंटरेक्ट कर रहे हो डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स को देख रहे हो परफॉर्म करते हुए किस सिचुएशन में,
seeing it from a neutral point of view, you learn कि अच्छा नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, sometimes I think like audience also कि इसको शायद मेरे को ये चीज पसंद आएगी, so correct, so that's a good point, very good point, correct. तो बेसिकली क्या होगा, कुछ जब आप डायरेक्टर से मिलते हो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, जब आप मिलते हो डायरेक्टर से, तो वो उसका विजन अलग है. अगर वो राइटर भी है उसी फिल्म का, तो वो उसको पता है कि मैंने किस तरीके से मैं फिल्म देख रहा हूँ. उसी चीज को पकड़ना और उसके हिसाब से ऑडिशन करना, और अगर मैं मतलब क्यूज दे रहा हूँ, उसका को एक्टर हूँ उस ऑडिशन में, तो मैं भी क्या उस कैरेक्टर के क्लोज जा पा रहा हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन में एंड कास्टिंग में अगर कंपेयर किया जाए, कास्टिंग ज्यादा करीब है. अगर आपको एक्टर बनना है उसके हिसाब से. करेक्ट. और कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है तो वो एक्टर को भी ऑडिशन देते टाइम ना बहुत सारी चीजें ऐसी बताता है जिससे उसका वो ऑडिशन वो इम्प्रूव हो जाता है, जो मैंने भी फेस किया है, मैंने भी कई चीजें. तो दैट्स एक्चुअली गुड. डेफिनेटली. आप उस प्रोसेस में जितना ज्यादा रहते हो उतना बेहतर एक्टर बनते हो. मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप कास्टिंग के प्रोसेस में हो, आप असिस्टेंट हो या एसोसिएट हो या इंटर्न भी, बट वो आपको काफी ज्यादा सिखाता है. अगर आप नॉर्मली सिर्फ ऑडिशन देने जा रहे हो, उससे ज्यादा करेक्ट बारीकियों से वही सिखाएगा. तो सीखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है. वो तो सबसे कितना पेपर है वो यार. करेक्ट. ट्रू. अच्छा, जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है और सबके पास ही इंस्टाग्राम है, तो बट बेस्ट वे क्या है कास्टिंग डायरेक्टर को रीच करने का? ऐसा कोई बेस्ट वे नहीं है. सी आपके लिए क्या वर्कआउट करता है वही आपका बेस्ट वे. आप कास्टिंग डायरेक्टर को इंस्टाग्राम से रीच आउट कर रहे हो, आप कास्टिंग डायरेक्टर को उससे फोन करके उसको रीच आउट कर रहे हो, या व्हाट्सएप पे कर रहे हो, या आपको मिल के कर रहे हो, आपके लिए जो वर्कआउट कर रहा है वो बेस्ट है. मतलब सोशल मीडिया पे अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो डू यू रिप्लाई टू दैट? करते हैं लोग, करते हैं, रिप्लाई करते हैं. मैं ये नहीं कहूंगा सबको करते हैं, क्योंकि हम भी ये देखते हैं कि जैसे एक्टर हमारी प्रोफाइल में आके देख रहा होगा बहुत कुछ, वैसे हम भी देखते हैं एक्टर की प्रोफाइल. तो वहाँ हमें समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ रिप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है. और अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर को रीच आउट करना है तो सब मतलब कैसे भी कोई भी मीडियम हो, बट आप मिलो. अगर आप मिल नहीं पा रहे हो, या फोन पे कनेक्शन है या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्शन है, आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा टाइम चलेगा. ओके. तो अंकुर, यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुतों का ऑडिशंस लेते हो, पर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको मार्क छोड़ जाते हैं, जो इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, जो याद रह जाते हैं आपको कि डेफिनेटली सर. और मुझे लगता है कि जो याद रह जाते हैं उन्हीं के साथ कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है. अब वो याद कैसे रह जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ आपका ऑडिशन किया है, आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ही याद रहेगा. हो सकता है बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो आते हैं, मिलते हैं, लेकिन फिर भी याद रह जाते हैं. वो डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट क्या है, वो कितना एजुकेशन, वो क्या किस हिसाब की उनकी एजुकेशन रही है, कितना नॉलेज है उनके पास. और साथ में क्योंकि बॉम्बे में आई थिंक 70% अराउंड एक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ बैग उठा के आ गए, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उनकी एजुकेशन भी ठीक से नहीं हुई है. लेकिन आप उसी भीड़ में जब ऐसे एक्टर्स को मिलते हो जो अच्छा साउंड करते हैं, एंड और थिएटर भी उन्होंने किया हुआ है, और वो दिखता है, शब्दों में ही दिख जाता है कि आप कितना नॉलेजेबल हो, कितना एजुकेशन, आप किस हिसाब से एजुकेशन की है आपने. तो वो लोग भी याद रखे जाते हैं, डेफिनेटली किए जाते हैं, उसी हिसाब से उनको टेस्ट किया जाता है. सी एक्टर को जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मतलब आप इतने लकी हो कि हर बार आपको ऑडिशन मिल जाए, हर प्रोजेक्ट में आप ऑडिशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. लेकिन अगर हमें एक्टर्स को याद रखना है और उसका ऑडिशन मैंने नहीं किया, मैं किसी तो क्वालिटी के हिसाब से करूंगा ना, कुछ तो मैंने देखा होगा तभी याद होगा, अदरवाइज क्यों याद रखूंगा. करेक्ट. वो सारे फिर वही नॉर्मल फेसेस होते हैं जो सिर्फ मतलब भीड़ में कहीं खो जाते हैं और कुछ नहीं. बट मैं मतलब अपने क्लासेस में भी मैं यही बोलता हूँ सारे एक्टर्स को कि यार सबसे पहले मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपका एजुकेशन क्या रहा है, पहले आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपने पढ़ाई क्या करी है, और अभी भी क्या वो कर रहे हो.
जरूरी नहीं है कि डिग्री आप पढ़ रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, जरूरी है कि आप कितना पढ़ रहे हो। अगर वो चल रहा है आपका तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी ऐसे इंसान को मिलो और आप अपना इंप्रेशन ना छोड़ पाओ। तो ये मैटर करता है। ओके, एजुकेशन मैटर्स अ लॉट एंड इट्स पढ़ाई का मतलब इट्स नॉट ओनली किताबी पढ़ाई, इट्स अबाउट नॉलेज पढ़ाना, यू नो, Correct. बुक्स पढ़ना, यू नो, कैन यू ग्रास्प, और उससे भी आइडिया आते हैं ऑफ कोर्स, एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, वहां से भी आइडिया आ जाते हैं। करेक्ट। रीडिंग इट्स वेरी वेरी गुड पॉइंट। वो पढ़ के आपको आपका विजन, एक माइंडसेट बहुत ब्रॉड हो जाता है एंड वो जरूरी है एज एन एक्टर, बहुत जरूरी है। दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट, राइट। अच्छा, कुछ एक्टर्स मैंने देखा है डोर नॉक करके पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई कैरेक्टर है या मैं सूट कर रहा हूँ किसी कैरेक्टर में आपके, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही तरीका है अप्रोच करने का? मैं काफी साल पहले ना इम्तियाज अली सर से मिला था, मैं थिएटर में था उस टाइम पे, मैं श्री राम सेंटर पास आउट टू मंडी हाउस 2011 बैच। तो रॉकस्टार का प्रमोशन था शायद, तो उस टाइम पे थिएटर प्ले देखने आए थे इम्तियाज सर, तो दिल्ली से ही हो गई। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, सर आप जैसा डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सीधा बोला, नॉक द डोर। तो यही है। तो आपका जो सवाल है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब सही तरीका है? सही तरीका है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप रोज मत जाओ, आप हर हफ्ते भी मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट 15-20 दिन में एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाओगे तो कोई भी बुरा नहीं मानता, कोई इरिटेट नहीं होता। और उससे क्या होगा कि कुछ भी ऐसी चीज मिस भी नहीं होती। 20 दिन का वो टाइम पीरियड होता जरूर है, बट उसमें कुछ मिस नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि 20 दिन में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हो रहा है ना, until unless add, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो उसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं। तो आप 20 दिन में जाओगे, आप अपडेटेड रहोगे, आप सारे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलोगे, टीम को पहचानो, उनकी टीम से मिलना जुलना करो या बातें करो उनसे, या उनके ऊपर वो इम्प्रेशन डालो जो हम बात कर रहे थे। तो यही तरीका है। ओके, और कोई तरीका आई डोंट थिंक सो के है, होंगे बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वही जैसे मैंने पहले बोला था कि तरीके बहुत सारे हैं, बट आपके लिए क्या सूट कर रहा है, वो क्या करता है? हाँ, करेक्ट। आजकल हर सेकंड बिल्डिंग में कास्टिंग वर्कशॉप चल रही है, एक्टिंग वर्कशॉप चल रही है जो कास्टिंग डायरेक्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये लेन है या फिर इट्स अ मनी ट्रैप? व्हाट डू यू से? See, honestly, business है हर एक कास्टिंग डायरेक्टर का, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्टर्स वहाँ जाके उनको कुछ नहीं मिलता होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलता होगा। अगर कास्टिंग डायरेक्टर वर्कशॉप दे रहे हैं, वो बहुत सारी इंसाइट्स होती हैं जो आपको बता सकते हैं। बट अगर आप वहाँ जा रहे हो इसलिए कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर मुझे काम देगा बिकॉज मैं अब उनका स्टूडेंट हूँ, ये करें, ये अप्रोच करा। अगर इस अप्रोच से जा रहे हो तो फिर आई थिंक आपको कुछ और देखना चाहिए। और अगर आप ये देख रहे हो कि हाँ चलो ठीक है मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी मतलब मैं थोड़ा सा इम्प्रेशन डाल पा रहा हूँ, मुझे पर्सनली जानता है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि आप वहाँ पर सीख क्या रहे हो। वहाँ वो सस्ती नहीं होती। कास्टिंग डायरेक्टर, कोई भी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर की जो वर्कशॉप है वो इजीली 50-60 अराउंड जा रही है। तो आपको कुछ तो सीखना ही है ना। आप वहाँ पर जा रहे हो सिर्फ 60,000 50,000 पे करने के लिए, और वहाँ से सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे हो सकता है, मुझे काम देंगे। हमारी इंडस्ट्री रोड पे चलती है, बट इतना भी मत चलो कि आप पैसा उसमें लुटाना पड़े आपको, और अब पैसा लुटाने के बाद भी वो आपको के हिसाब से चल रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। एंड अगर आपको वहाँ से चीज़ें सीखोगे और सीखोगे, मेहनत करोगे, तो कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र में भी आओगे डेफिनेटली। पर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ इनपुट्स ही नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ से, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ वर्क करेगा। तो आप हमको ऑडियंस को प्लीज एक ये बताएं, ये बहुत कंफ्यूजिंग ट्रिकी चीज है, एक्टिंग स्कूल और एक्टिंग वर्कशॉप में क्या फर्क है? सर बहुत बड़ा बेसिकली एक्टिंग स्कूल्स, अच्छा एक्टिंग स्कूल्स में भी ना 2 तरीके के स्कूल्स जो 3 महीने में बोलते हैं हम आपको एक्टर बनाते हैं। कुछ होते हैं जो आपको 2-2 साल तक
आपको अच्छे से सारी चीज़ें सिखाते हैं, हर एक चीज़ पे वर्क करवाते हैं, आपकी वॉइस पे, आपकी बॉडी पे, आपकी स्पीच पे, ठीक है, इमोशंस पे, हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ पे काम होता है। तो उसमें आपको टाइम लगता है, 2 साल 3 साल के कोर्स होते हैं। लाइक NSC कराना है, FTI कराना है, एंड BMA है, SRC है दिल्ली में। बट ऐसे स्कूल्स में जो बोलते हैं 3 महीने 6 महीने का कोर्स होता है और उसमें आप एक मोटा अमाउंट देते हो, 3-5 लाख, 10 लाख, 12 लाख ये अमाउंट जाता है कुछ स्कूल्स में। तो वो छोटे वाले जो स्कूल्स हैं जो 3 महीने 4 महीने कर रहे हैं, वो उनसे बहुत बेटर होती है वर्कशॉप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपको सिखा रहे होंगे वो टीचर, वहाँ के कोचेज किस तरीके के होंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो उतने नॉलेजेबल होंगे जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो इनसाइडर्स हैं। बट अगर सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती है, आप NSD करो, आप FTI करो, आप कुछ भी ऐसे कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री या कुछ भी ऐसा टाइम देकर आओ जहाँ पे 2-3 साल लगे, क्योंकि आप ये आर्ट है, ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन 3 महीने नहीं आते। बट आप ऑलरेडी वो चीज़ें सीख चुके हो, 2-3 साल उसमें लगा चुके हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार अभी काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा ब्रशअप करना है, तो वर्कशॉप इज गुड। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं, जिसको पढ़ाया जाता है, उसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया जाता है। कई दिन उसी टॉपिक पे चीज़ होती है। वर्कशॉप पे वो टॉपिक 1 दिन का ही होता है। ये वर्कशॉप कितने दिन की? 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। तो वही टॉपिक्स होते होंगे, बट उनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। बट वो 3-4 महीने वाली जो स्कूल्स है, वो मैं मतलब ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो काफ़ी नामी है, बहुत पहले से, बट आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कुछ ऐसा आपको मिल पाता होगा कि आपको 3 महीने बाद आपको लगता होगा कि नाउ आई एम रेडी। अरे 3 महीने तो बेस ही सेट होता होगा, बेस सेट होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता 3 महीने में। उससे बेटर है कि आप 3 महीने थिएटर कर दो किसी भी अच्छे ग्रुप के साथ, किसी भी अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करो, थिएटर करो, और 3 महीने में अगर आपने एक भी प्ले कर लिया तो वो आपको उस स्कूल से ज़्यादा सिखाएगा। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, थिएटर की लाइव ऑडियंस की नॉलेज हो जाएगी। जो फियर रहता है आपको ऑडिशन देते वक्त कैमरे से, जो फियर रहता है आपको ऑडियंस फेस करते वक्त, वो हट जाएगा। प्लस ऐसे वर्कशॉप में मतलब को-एक्टर्स आल्सो, उनका भी अब यू गेट एक्सपीरियंस मिल जाता है आपके सामने। आप अगर NSD FTI इस तरीके के स्कूल्स में जाते हैं, SRC में जाते हैं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ सर, 2011 में मुझसे कम से कम 5-5 साल सीनियर लोग थे मेरे बैच। एंड स्टार्टिंग में मैंने मतलब मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई थी, लेकिन 1 साल निकलने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सब बहुत ज़्यादा सीखना है। तो मुझे अपने खुद को स्पीडअप करना पड़ेगा, हर एक चीज़ एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ मैच करता। और एक फेयर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जब प्ले स्टार्ट होता है, तब हर किसी की नज़र में ये होता है मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। पूरे स्टेज में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन चाहिए, तो उसके हिसाब से काम होता है। तो अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म है इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि आउटसाइडर्स के लिए काम नहीं है यहाँ पे? ऐसा नहीं है, आउटसाइडर के लिए भी काम है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, नवाज सर हैं, इरफान खान साहब के, बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। बट ये भी मैं नहीं कहूंगा कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको काम नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है वो भी फेयर इनफ है, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के पास जाओ, उनका अगर वो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके बेटे वो चाहेंगे कि मेरा बेटा संभाले सारी चीजें। तो और ये वैलिड पॉइंट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने भी इतनी साल लगाकर उस बिजनेस को खड़ा किया है, और वो क्यों चाहेंगे कि भाई मेरा बेटा ना करे इस चीज में। हाँ, बेटा करे या कोई आउटसाइडर करे, उस रोल को जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेपोटिज्म है और वो गलत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई
आउटसाइडर के लिए काम नहीं है। तो आउटसाइडर भी काम कर रहे हैं, उनका प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंदी होता है, वो छोटे छोटे रोल से बड़े रोल पे आते हैं। बट अगर आप ऐसी फैमिलीज को देखोगे जो पहले से ही यहाँ पे उनका काम चल रहा है और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि डायरेक्टर से मिलना या फिर प्रोड्यूस करना फिल्में, या फिर किसी भी प्रोड्यूसर से मिलना बहुत इजी है, क्योंकि वो एक फैमिली है। हमारी वो फैमिली, हम बाहर से आ रहे हैं उस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो आई थिंक तो हमें एफर्ट ज्यादा ही करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करना पड़ेगा ना। आपके घर में भी अगर आप कोई मेड भी रख रहे हैं तो उसका भी 2-3 बार इंटरव्यू होता है, उससे बनवा के देखा जाता है कि वो खाना आपके हिसाब से बना रही है नहीं बना रही है, राइट। तो आपकी मम्मी बनाएंगी तो वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, कैसे भी कर लोगे। तो यही है, बढ़िया एग्जाम्पल था। मम्मी का एग्जांपल। So अंकुर, tell us one thing, Instagram फॉलोअर्स की इम्पोर्टेंस ज्यादा है या थिएटर ट्रेनिंग की वैल्यू ज्यादा है? मेरे लिए सर, मेरे हिसाब से एज एन एक्टर आपके लिए मैटर करता है आपकी स्किल्स। आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप ऑडिशन क्रैक नहीं कर सकते। ऑडिशन क्रैक होने के बाद कुछ है ऐसे प्रोडक्शन हाउस जो बोलते हैं कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आई थिंक उनको अपनी स्टोरी पे तो बिलीव होता नहीं, तो इसलिए वो सपोर्ट हैंड्स देखते हैं कि ये प्रमोट करेगा तो हमारी रीच बढ़ जाएगी। पर मेजरली मैंने जो चीजें देखी है ये उस प्रोडक्शन हाउस के साथ देखी है जो टीवी से आ रहा है। टीवी शोज बनाते बनाते अब उसने सोचा कि अब मैं वेब शो बनाऊंगा, तो मुझे ऐसे एक्टर्स चाहिए जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हो। पर आप जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जितने भी बड़े प्रोड्यूसर हैं जो सिर्फ फिल्म्स बना रहे हैं, उधर मैटर नहीं करता। ये मेरे सामने एग्जाम्पल भी रहा है। आई यूज्ड टू वर्क फॉर नीरज पांडे, फ्राइडे फिल्म वर्क्स, तो उधर भी ये सवाल आया था और उधर इस सवाल को बहुत इजीली डिनाई कर दिया गया, बहुत इजीली कॉर्नर कर दिया गया था, क्योंकि वो इन सब चीजों को बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते अपनी स्टोरी पे। तो थिएटर ट्रेनिंग इसीलिए मैं अपर हैंड लेके चलता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, आपकी अच्छी स्किल्स होंगी, आप अच्छे एक्टर हो गए तो कोई भी अच्छा फिल्म मेकर आपको इंस्टाग्राम की वजह से बाहर नहीं करेगा। अब क्या एक्टिंग अप्रिशिएट होगी, फॉलोअर्स अपना बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बढ़ेगा। लोग ऐसे चलना चाहते हैं, ऊपर से नीचे आना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि मैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचूं। करेक्ट रास्ता तो ये है। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर बनाना बहुत आसान खेल है, वो भी एक डिफरेंट सेक्टर हो गया, डिफरेंट जॉब हो गई, उसमें आपको पूरा उतना इन्वॉल्व होना पड़ता है सर। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं ऐसे कि सर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, कुछ क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ, क्रिएटर बन जाता हूँ, फिर हो सकता है मुझे चांस मिल जाए एज एन एक्टर। पर ये सब आप अपने स्ट्रगल बढ़ा रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, भुवन आ गया, और भी लोग हैं जिनको चांस मिल गया, बट उन्होंने 10 साल तक वो चीज करी है। उसके बाद जाके जब इंस्टाग्राम बूम होना शुरू हुआ तब ही वो बूम होने शुरू हुए। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सब वैसे ही भेड़ चाल चलने लगे तो सबके ऊपर ही वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको आपका रास्ता दिख जाता है, आपका रास्ता क्या है और क्या वर्कआउट कर रहा है वो दिख जाता है, और उसमें एक ही कॉमन चीज होती है, वो ये है कि आप एक्टर हो या नहीं हो। अच्छा, छोटे शहरों से जो लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कोई और ये बताएगा, उनकी एजुकेशन। उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन उनकी क्या रही है, क्या डिग्री की है, कुछ भी, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आपने बीए किया है या फिर आपने बीटेक किया है या फिर एमबीए किया है। आपका उस प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो निकलोगे नहीं तो आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट ही करना काम है एक्टर का। करेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो यही सलाह होनी चाहिए कि कोई भी एक्टर अगर बाहर से आ रहा है तो आप ये मत सोचो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उधर एजुकेशन आपको जो मिल रही है, जो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं स्कूल कॉलेजेस से, वो व्यर्थ है। ऐसा नहीं है, वो 100% काम आएगी। हो सकता है इस तरीके से ना आए कि आपको कहीं जॉब मिल रही है उसके हिसाब से, क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हो, आपको वो डेफिनेटली कहीं स्टैंड करने लायक बना देगी कि आप कहीं पे भी किसी से भी मिलने जा रहे हो तो हर एक इंसान आज के टाइम पे किसी भी एक्टर से मिलना चाहता है, वो उसी एक्टर से मिलना चाहता है जो सेंसिबल है,
जिसको थोड़ा सा लाइफ का ज्ञान है, जिसको ये पता है कि बातें कैसे होती हैं, शब्दों का ज्ञान है, और ये अगर ये चीज आपकी लाइफ में मिसिंग है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एज एन एक्टर बहुत कुछ मिस कर रहे हो। करेक्ट। आप उतने वो स्किल सेट नहीं है आपका, आपका सही तरीके से ग्रूमिंग नहीं हुई है, और वो अगर आप जिद्दी हो कि आपको एक्टर बनना है तो आपको इवेंचुअली वो आपको करना ही पड़ेगा। आप डिग्री डिप्लोमा इस तरीके इन सब से अगर आपकी एज निकल गई है तो आप नॉर्मल बुक्स पढ़ना शुरू करोगे, कुछ भी साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे, फिलोसफी पढ़ना शुरू करोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। पढ़ाई की तो कोई अंत नहीं है ना सर। करेक्ट। आप नॉलेज जितना लेते जाओगे उतना ज्यादा आप अपने किरदार को अच्छे से निभा पाओगे। मतलब स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, डायलॉग पढ़ने के लिए भी तो एजुकेशन चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, डेफिनेटली मेमोराइज करने के लिए भी, हर चीज के लिए। आप ये भी आसान है, ये भी आसान है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो और डायलॉग रट लेते हो और उसको बोल देते हो, बट वो जो डायलॉग लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, वो कैसे आप बनाओगे। करेक्ट। उसको फील करना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे आप? आपने देखी नहीं है वो जिंदगी, आपने देखा ही नहीं है कि कैन बी। अब क्या, नवाज सर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। नवाज सर थे एंड मनोज सर थे, तो नवाज सर ने बोला था कि यार अगर मुझे एक इंस्पेक्टर का रोल मिल रहा है और किसी और फिल्म में मुझे इंस्पेक्टर का रोल मिल गया तो क्या मैं सेम करूंगा कि मैंने यहाँ पे भी इंस्पेक्टर कर दिया, यहाँ पे भी इंस्पेक्टर कर दिया, सेम ही होंगे? ऐसा नहीं होता। हर किसी की जर्नी अलग है, वो जर्नी एक्ट करनी होती है, वहां से आता है डिफरेंस। तो वो डिफरेंस कैसे आएगा? जब आपको नॉलेज होगी, समझ होगी, नॉलेज होगी और जिंदगी के भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे, डेफिनेटली तब बात एक्सपोजर आपको पढ़ाई से मिलेगा। हाँ। मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा। So, अंकुर, सेल्फ टेप वीडियोस या लाइव ऑडिशंस कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या प्रेफर करते हैं? ये पहले तो लाइव ऑडिशन ही होते थे। पहले लाइव ऑडिशन ही होते थे, स्टूडियो में जाकर कास्टिंग डायरेक्टर की टीम उस रोल के लिए बुलाती थी। ये स्टार्ट हुआ 2020 आफ्टर कोविड, सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हुए। पहले एड के भी जो ऑडिशन होते थे वो स्टूडियो बुक करके ही होते थे और लंबी लाइन लगती थी उस चीज के लिए। वो ज्यादा ऑथेंटिक था, मुझे ऐसा लगता है। और आज भी अगर आपका ऑडिशन जो है आप वहां जाकर दे रहे हो, अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं, अभी बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसके लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर वहां पर आपका ऑडिशन हो रहा है वो ज्यादा बेटर है। इसलिए बेटर है क्योंकि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो। सेल्फ टेप में क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप वॉइस नोट पढ़ते हो, ब्रीफ हो जाता है आपका, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करते करते समझ में आती है। आप एक टेक करते हो वो अच्छा नहीं लगता, दूसरा टेक करते हो वो अच्छा नहीं लगता, फिर कहीं पे आपको लगता है कि यार कहीं कुछ चीज मिसिंग है। वो समझने के लिए आपका वहां होना जरूरी है। और कॉल पे कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर की टीम आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगी। आप सामने होंगे, वो भी आपके साथ एज अ को एक्टर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली वो टेक ज्यादा बेटर बनेगा। बट सेल्फ टेप जो होता है, अब या तो आप सेल्फ टेप के लिए आप इतना इस तरीके से करो कि जैसे मैं अगर सेल्फ टेप बनाता हूं तो मैं डेफिनेटली मेरे सामने कोई को एक्टर होता है, वो रीड करता है उस हिसाब से स्क्रिप्ट। बट उधर भी लैक जो होते हैं, वहां पर लैक जो करते हैं वो वहां पे इसीलिए करेंगे कि आपको उसका जो ब्रीफ है वो एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो वहां पर मिलता है, एग्जैक्टली वही जो क्या कहते हैं उसको, बेसिकली इनपुट जो कास्टिंग टीम से आते हैं, वो इनपुट तो मिसिंग हो गया ना सेल्फ टेप पे। तो मुझे ऐसा लगता है सेल्फ टेप ठीक है, आप कहीं बाहर हो और आपको अर्जेंट में कोई ऑडिशन देना है तो आप वहां से बनाकर भेजो, और वो लिबर्टी फिर डायरेक्शन टीम के पास भी, उनको भी देनी चाहिए कि भाई इसने सेल्फ टेप बनाकर भेजा है। अगर कुछ भी चेंज कराना है तो आप उनको बुलाओ, आप उनको ब्रीफ करो, आप उनको समझाओ, तो वो आपको उस हिसाब से बनाकर देंगे एक्टर। लाइव ऑडिशन इज बेटर देन ऑब्वियसली सेल्फ टेस्ट। इवन आई प्रेफर, आई वुड रेकमेंड दैट ओनली बिकॉज़ क्या सेल्फ टेप तो आप अपने एक कंफर्ट जोन में बैठ के बना रहे हो, बट वहां जब आप जाते हो तो अब अलग एलियन लोग, डिफरेंट पीपल आर देयर, अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। और कभी होता है कोई आपके सामने से निकल गया, घर पे तो आप अकेले बैठ के बना रहे हो, और कोई निकल गया, जो ये शूट पे अक्सर ऐसा होता है, अब
एक्ट कर रहे हैं, किसी कोई पीछे पास कर गया, बट यू स्टिल डोंट लीव द शॉट। करेक्ट। सो यू आर इन दैट। मैं जब ये सारी चीजें जब मेरी लाइफ में थी सर, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा सेल्फ टेस्ट में तो कभी आया ही नहीं। लाइव ऑडिशन में इसलिए मजा आता है क्योंकि वहां पे एक डर भी होता है, और वो डर आपको धीरे धीरे जब आप ऑडिशन देते रहते हो स्टूडियो में जाके, तो तब खत्म होता है। और जिस दिन से वो खत्म होना शुरू होता है, उस दिन से आपके ऑडिशंस और बेहतर हो जाएंगे। करेक्ट। उस दिन से आपके शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो कॉन्फिडेंस जब आएगा, वो तभी आएगा जब आप अपने डर से फाइट कर रहे हो, एंड यू कैन परफॉर्म बेटर देन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। भी शायद ऐसा होता है कि हम जब सेल्फ टेस्ट करके भेजते हैं कुछ एक्टर्स, और जब लुक टेस्ट पे आते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। Correct. वो अपने घर से ऑडिशन बना के भेजते हैं। करेक्ट। बेसिकली तो ये कोविड के बाद से ऐसा हुआ। कोविड के बाद से auditions उससे पहले हमेशा हर एक छोटे से छोटे रोल के लिए भी आपको बुलाया जाता था। Exactly. ऑडिशन वहीं होता था। That is the right way. अभी आज के टाइम पे ऑडिशंस जो होते हैं वो सिर्फ प्राइमरी कैरेक्टर्स के होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कैरेक्टर्स अगर हैं तो उनको बुला के टेस्ट किया जाता है। अदरवाइज सब कुछ सेल्फ टेस्ट पे ही डिपेंड हो गया है। एड्स के ऑडिशन सारे सेल्फ टेस्ट पे डिपेंड हो गए, तो इसीलिए एड्स के जो एक्टर्स हैं जो रेगुलर एड्स करते हैं, उन्होंने उसमें एडिट करना भी शुरू कर दिया है, म्यूजिक डालना शुरू कर दिया है, और शॉट भी वैसे ही करते हैं वो, मतलब वो पूरा प्रॉपर एड शूट करके दे देंगे आप। वो इस तरीके से टेस्ट भेजते हैं। बट आई थिंक ऑडिशन होता है कि राइटर ने जो लिखा है, अगर उसके वो राइटर ने 10 पॉइंट्स देख के लिखा है, और अगर उसमें एक एक्टर ने ऑडिशन में 6-7 भी अचीव कर लिए, 5 भी अचीव कर लिए, दैट मीन्स कि उस एक्टर को ज्ञान है, और इसको थोड़ा सा गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा, जो कि वर्कशॉप में होना चाहिए, तो ही विल परफॉर्म। सो अंकुल, एक्टिंग स्कूल्स या एक्टिंग वर्कशॉप, क्या डिफरेंस है उनमें? सर वर्कशॉप जो होती है वो 10 से 15 दिन की होगी, 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। एक्टिंग स्कूल्स होते हैं 3 महीने, 6 महीने, या फिर थिएटर, अगर मेरे लिए तो मैं प्रेफर करता हूँ एक्टिंग स्कूल्स को, लाइक NSD, FTI, BNA, SRC, 2-3 साल का ड्यूरेशन रहता है ये। तो मेरे लिए तो एक्टिंग स्कूल्स वही है। और एक्टिंग स्कूल जो 3 महीने 6 महीने वाले जो है, ये भी बॉम्बे में अभी काफी है, बॉम्बे में क्या इवन इंडिया में काफी है। पर वर्कशॉप जो होता है वो छोटा स्पैन होता है। बट वर्कशॉप में क्या होता है कि आपकी जो 3 महीने और 6 महीने वाले जो इंस्टीट्यूट है जो एक्टिंग सिखा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको चीजें मिल जाएंगी वर्कशॉप पे, बिकॉज उसको सिखाने वाला एक इनसाइडर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, जो आपको उस चीज पे कोचिंग दे रहा है। पर 3 महीने वाले, 6 महीने वाले जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट है। अगर आपको सच में कुछ अच्छा सीखना है तो बेटर गो फॉर NSD, FTI, SRC, एनीथिंग जिसके जो भी 2 साल 3 साल लगा रहा है। तो टॉपिक्स वही होंगे, बट 3 साल 2 साल में आपको एक ही टॉपिक पे 10 से 15 दिन लगाए जाते होंगे सिखाने में, और फिर उसका सीन वर्क भी होता हुआ उसी टॉपिक के हिसाब से। जो 3 महीने की चीजें हैं उसमें वो और छोटा हो जाता है, और वर्कशॉप में वो और छोटा हो जाता है। बट वर्कशॉप को मैं अपर हैंड वो 3 महीने 6 महीने से ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि उसका सिखाने वाला जो है वो भी मैटर करता है, कौन सिखा रहा है। तो वर्कशॉप इज ऑलवेज बेटर फॉर मतलब 3 महीने 6 महीने से बेटर तो वर्कशॉप ही है। अदरवाइज एनी डाउट, गो फॉर FTI, गो फॉर NSD, गो फॉर समथिंग which has 2-3 years of training. इतना वक्त तो लग ही जाता होगा एक्टर बनने में। 3 महीने में क्या बेस बनेगा यार? डेफिनेटली आप एक आर्ट सीख रहे हो सर, आप एक आर्ट को ब्रश अप करते करते सालों लग जाते हैं। आज भी अमिताभ बच्चन जी ये नहीं बोलते होंगे कि वो सब कुछ सीख चुके हैं, वो आज भी ये बोलते होंगे कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ये ऐसा समंदर है जिसको जो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सब सीख चुका हूँ और मैं सारा ज्ञान में ले चुका हूँ। मेरे ख्याल से छोटा छोटा हर एक छोटा स्टेप आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देता है, और वही धीरे धीरे करके आपको एक अच्छा एक्टर बनाता है। जैसे
इरफान खान साहब थे, उनके बारे में लोग बात करते हैं, मनोज सर हैं उनके बारे में बात करते हैं, मनोज बाजपेयी, नवाज सर के बारे में बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, सौरभ शुक्ला है, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं। उन्होंने अपनी लाइफ दी है, उनको 10, 20, 30 साल हो चुके हैं उस चीज में, और वो आज भी थिएटर करना पसंद करते हैं। मराठी थिएटर और गुजराती थिएटर में मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ सर, क्योंकि वो ना थिएटर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। उधर कमर्शियल थिएटर होते हैं, अदरवाइज कमर्शियल थिएटर हमारे इंडिया में होता नहीं है। साउथ का मुझे नहीं पता, नॉर्थ में नहीं होता है। कमर्शियल थिएटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमर्शियल थिएटर को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो सीखने वाले भी ज्यादा होंगे और इंटरेस्ट उनका थिएटर में ही ज्यादा होगा, रेदर देन वर्कशॉप्स, रेदर देन 2-3 मंथ्स का कोर्स। हमारे नॉर्थ में तो ज्यादातर लोग पासेस प्रेफर करते हैं, नोबडी वांट्स टू बाय टिकट्स की थिएटर है इसके लिए हम क्यों टिकट। करेक्ट, और लेना चाहिए, लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। आपके सामने एक लाइव, आपके सामने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने लाइव इनपुट्स डाल रहे हैं आपके लिए, लाइव एनर्जी डाल रहे हैं, आप उन्हें उस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, तभी आपको मजा आ रहा है। वो मेहनत का काम है सर। और फिल्म्स आप देखते हो, उधर आप देते हो, डेफिनेटली देते हो, उधर 3000, 4000 खर्चा होगा। अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो भी आराम से 500-700 हजार रुपए खर्च हो जाएगा, वो आप दे देते हो, क्योंकि वो आपको एंटरटेनिंग लग रहा है। बट अगर आप थिएटर में भी उतना ही इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया भी थिएटर में उस तरीके से ग्रो कर सकता है जैसा आज के टाइम पे बाहर के देश करते हैं। बाहर तो रूल्स हैं, इवन हमारे यहाँ पर सारे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स ने काफी पहले एक रूल बनाया था जो फॉलो नहीं हुआ। बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर सब उन्होंने बोला था कि अभी हम उन्हीं एक्टर्स को एक्टर मानेंगे जो कम से कम 2-3 साल थिएटर करके आए। ओके, दैट्स अ गुड रूल, बट वो फॉलो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं फॉलो हुआ नहीं पता, बट वो बहुत अच्छा रूल था। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा था कि जितनी भी भीड़ है जो नहीं करना पसंद करती है, उनको ये लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको ये समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। आप एमबीए करते हो तो उसके लिए आपका एक सर्टेन एक परसेंटेज होना चाहिए, आपने कैट दिया हो या मैट दिया हो, या फिर आपने कुछ अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, उसके बाद आप अच्छे स्कूल से पास आउट हो, उसके बाद आप एमबीए करते हो। इधर नहीं है वो चीज। अगर वो इधर भी आ जाएगी तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अरे what we'll get is all cream of the actor, करेक्ट, बेस्ट ऑफ द एक्टर्स हमको मिलेंगे, करेक्ट। ये जो फालतू पब्लिक अपने आउट हो जाएगी, करेक्ट। हमारी नॉर्मल ऑडियंस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को लाइक क्यों नहीं करती? उनको लगता है अरे ये तो कोई ठीक है, ये तो कोई भी कर लेता है, ये तो कोई भी कर लेता है, क्योंकि हमने वैसे क्राइटेरिया सेट नहीं किए ना कि आपको अगर ये करना है एनएसडी में, आपको सर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको उन 20-24 लोगों के अंदर आना पड़ेगा पूरे इंडिया से, तब आपको एडमिशन मिलेगा, तभी उसकी वैल्यू है। तो ऐसी हर जगह अगर वो वैल्यू दी जाए और हर जगह ये क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए, कास्टिंग डायरेक्टर्स, इवन एक्टर्स, इवन प्रोड्यूसर जो ए लिस्टर्स हैं, अगर वो ऊपर से वो सिस्टम बनाएंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसा एक्टर चाहिए और एक्टर हमारे लिए ये करे हुए होने चाहिए, तब शायद थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन ये चाहिए, ये लगेगा आपको अगर आपको एक्टर बनना है, डेफिनेटली लगेगा। बहुतों की लाइफ सिंपल हो जाएगी, बहुतों को जाएगी सर। हॉलीवुड में ये रूल है, हॉलीवुड में आप अगर आपने थिएटर नहीं किया हुआ, अगर आपने टेलीविजन नहीं किया हुआ, तो आपको फिल्म्स नहीं मिलती। अब्रॉड तो इनफैक्ट नॉट ओनली एक्टिंग, बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, जैसे टॉक अबाउट कैमरा, कैमरा है, लाइटिंग है, एक्शन है, उन लोग के हर साल एग्जाम्स होते हैं, सो दैट दे हैव टू क्लियर दैट एग्जाम, सो दैट पीपल नो कि यार आपका लाइसेंस रिन्यू होता है कि ये बंदा उस फ्रेम ऑफ माइंड में है, ये इतनी पावर लाइट्स के साथ डील कर सकता है, या ये इस तरीके का एक्शन कर सकता है, सो दे हैव टू गो थ्रू दैट एग्जाम। मतलब कार क्रैशेस के एग्जाम होते हैं उनके, कि भाई जैसे 60 कार क्रैश किए हुए, ओके दिस गाय इज सेफ, तो सेट पे बहुतों की लाइफ भी इन्वॉल्व है, सो दे गो थ्रू दैट एग्जाम। इवन अगर सेंटा की तरफ से भी चीजें हो सकती है। सेंटा अपने आर्टिस्ट कार्ड बनाती है, और अगर वो आर्टिस्ट कार्ड बना रही है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो क्या क्वालिफिकेशन लेके आ रहा है, वो कहाँ से सीख के आ रहा है, वो कैसे कितना स्पेंड किया है उसने एज ए एक्टर। हम कार्ड दे रहे हैं अगर किसको, तो किसको दे रहे हैं? करेक्ट, उसको ही, कि उसने सिर्फ फीस भर दी है। तो अगर उधर से भी चीजें होती है तो भी बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अच्छा, अभी हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्विक आंसर देना होगा।
सबसे जबरदस्त ऑडिशन जो आपने देखा? मैंने एक वेब शो के लिए कास्टिंग की थी एंड उसमें एक एक्टर थी, एक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो लीड कर रही है, अभी भी कर रही है। उसका एक टेस्ट था जो मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत डिफिकल्ट थी। वो स्क्रिप्ट थी, वो लिखा इस तरीके से गया था कि वो आपकी डेली रूटीन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि डायलॉग लिए रट के बोल दिया, नहीं, उधर सिचुएशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। वो ऑडिशन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं एंड वो एक ऑडिशन था जहां पर मुझे लगा कि ये अच्छा है। और वो क्या बहुत रेयर कर पाते हैं लोग, हाँ। बहुत रेयर कर पाते हैं। हर कोई एक स्टैग्नेंट तरीके से ही बात करना शुरू करता है, बट अगर जहां पर आप ये देखते हो ना कि यार ये मेरी डेली लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ जो चीज घट चुकी है, अब आप उसको उतना ही रियल बताना पड़ेगा जितना वो हुआ है। ये डिफिकल्ट पार्ट है। अच्छा, एक ऐसा एक्टर जिसे आप कास्ट करना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, एक नहीं है। और सारे मतलब मेरी बातें नहीं होती हैं उन लोगों से, बट बहुत मतलब मेरे दिमाग में है किस किस को कास्ट करना है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मैं नहीं कास्ट कर पाता हूँ, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं डेफिनेटली कास्ट करूंगा कहीं ना कहीं। अब आपका इंटरव्यू देख के आपके दोस्त सोचेंगे कि कहीं मैं तो नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका लेटेस्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? मेरा रिसेंट एक्टिंग प्रोजेक्ट था डब्बा कार्टल, वो अच्छा। नेटफ्लिक्स पे है। इसको एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, हितेश भाटिया सर ने डायरेक्ट किया था। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है जो कि गजराज सर के साथ है। ओके। तो गजराज सर, और वही मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट भी मुझे लगा, एज एन एक्टर मुझे अच्छा लगा, बिकॉज गजराज सर जो है वो थिएटर से हैं और वो अपने को एक्टर को ना उतना ही सपोर्ट करते हैं। वहां पर वो थिएटर, क्योंकि वो भी थिएटर से, मैं भी थिएटर से हूँ, तो जो इम्प्रोवाइजेशन होती है वो बहुत थी। एंड वो एक ऐसा एक्टर मुझे लगे कि अगर आपने कुछ अच्छी चीज करी है ना, तो वो आप उस चीज को सपोर्ट करते हैं। वो डायरेक्टर बोल देंगे यार ये अच्छा है, ये ले लो, इसका ये अच्छा था, वो ले लो। वो चीज मुझे उनके अंदर अच्छी लगी। तो जितना मुझे पता है, अभी सेकंड सीजन में भी सेम कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सीजन 1 में, अब सेकंड सीजन 2 में उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, उसकी स्टोरी दिखाई जाएगी थोड़ी सी। तो ये मेरा रिसेंट काम है। उससे पहले भी नीरज पांडे सर के लिए भी मैंने काम किया स्पेशल ऑप्स में। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी कौन प्रवीण तांबे, जिसको डायरेक्ट किया था जयप्रद देसाई ने। तो उसमें थ्रू आउट आई वॉज देयर विद श्रेयस तलवड़े। तो वो एक अच्छी फिल्म थी क्योंकि वो बायोपिक है एक क्रिकेटर की, महाराष्ट्रियन क्रिकेटर की। तो रिसेंट मेरा डब्बा कार्टल है, और मेरे दिल के जो करीब है वो है कौन प्रवीण तांबे, क्योंकि उसमें एक रियल स्पोर्ट्समैन का किरदार निभाया था मैंने। ओके। स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए गोल्डन एडवाइस? गोल्डन एडवाइस फॉर स्ट्रगलिंग एक्टर्स मेरे ख्याल से जस्ट स्टे काम एंड हम्बल रहो, और पेशेंस का काम है, अपने स्किल्स पे काम करते रहो, सारी चीज मिलेगी, वक्त लगेगा, तुम्हारा भी वक्त आएगा। तो अपने आप को ये मत फील कराओ कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो। आप एक जर्नी है, एक पाथ है जो आपको क्रॉस करना है। तो आई थिंक यही एक गोल्डन एडवाइस है कि सारी चीजें अपने टाइम पे डेफिनेटली हो जाएंगी, अनटिल अनलेस कि भाई आप, अगर आपने छोड़ ही दिया काम करना कि भाई एज एन एक्टर काम ही नहीं करना है मुझे, और आप बस जा रहे हो और आप चाहते हो काम मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। तो एडवाइस यही है कि आप काम करते रहो अपने ऊपर, और पॉजिटिव रहो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहो, सिंपल। एक्चुअली गुड एडवाइस। Super. So Ankur, thank you so much for coming to our studio, coming to our show, and इतनी valuable advices आपने दिए। Thank you so very much. थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, और मैं खुद भी बहुत नर्वस था आने से पहले, बट अच्छा लगता है जब मेरे थ्रू अगर मैं किसी को गाइड कर पा रहा हूँ, कोई सुन रहा है, कोई कुछ भी अगर इसमें से सीख पाएगा, तो मेरे ख्याल से यही अचीवमेंट है, आपका भी मेरा भी। सुपर। तो पहले तो प्रमोट भी बहुत सारा कर देना इसको। मैं अपनी तरफ से डेफिनेटली करूंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ये मत भूलना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती फॉर न्यू एपिसोड्स।
और नीचे कमेंट में लिखे नेक्स्ट आप किसका सीक्रेट जानना चाहते हैं। So until next time, keep dreaming, keep hustling, and remember, behind every screen test, there is a story. So keep watching. Lights, camera, मस्ती।